हेलो गाइस, वेलकम टू न्यू टॉपिक ऑफ एपिडेमियोलॉजी। शुरू करते हैं केस कंट्रोल स्टडी। ठीक है, केस कंट्रोल स्टडी क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एक बैकवर्ड लुकिंग स्टडी भी कहते हैं, इफेक्ट टू कोज स्टडी कहते हैं, आउटकम टू एक्सपोजर स्टडी कहते हैं, या फिर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? केस कंट्रोल स्टडी के। बेसिकली केस कंट्रोल स्टडी होता क्या है? ठीक है, इसमें होता क्या है कि डिजीज से अपन कोज की तरफ नहीं जाए। हाँ, मतलब इसमें क्या है कि कोज नहीं ढूंढे जाते सबसे पहले, इसमें उल्टा चलना होता है। ठीक है, बेसिकली एक होता है क्या कि एक कोई मतलब फैक्टर है, उसके कारण कौन सी डिजीज होती है ये पढ़ा जाता है। पर रिट्रोस्पेक्टिव स्टडी या केस कंट्रोल स्टडी में क्या किया जाता है? उल्टा पढ़ा जाता है। सबसे पहले कौन सी आएगी? कोई डिजीज आएगी, फिर उसका रिवर्स जाके अपन क्या बैकवर्ड टाइम में बैकवर्ड जाके उसके कोज का पता लगाया जाता है। तो इसको इफेक्ट टू कोज, यानी पहले आएगा इफेक्ट यानी डिजीज आएगी, उसका कोज ढूंढा जाता है, तो इफेक्ट टू कोज स्टडी भी कहते हैं, आउटकम टू एक्सपोजर भी कहते हैं, और डिजीज टू रिस्क फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो कोजेज, एक्सपोजर या रिस्क फैक्टर ये तीनों कौन से होते हैं? जो पहले आते हैं। ठीक है, और इफेक्ट, आउटकम या डिजीज ये जो बाद में आते हैं। लेकिन अपने क्या करते हैं इस स्टडी के अंदर? क्या करते हैं, डायरेक्शन में टाइम के उल्टा चल के अपन रिवर्स चल के क्या करते हैं, डिजीज का कोज ढूंढा जाता है। इसको अपन एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सबसे पहले अपन समझते हैं लंग कैंसर के थ्रू। ठीक है, कि लंग कैंसर क्या होता है। ठीक है, लंग कैंसर का इसका मतलब ये समझ रहे हैं अपन कि इफेक्ट टू कोज, यानी इफेक्ट क्या है लंग कैंसर, कोज क्या है स्मोकिंग। तो सबसे पहले लंग कैंसर क्या है? इफेक्ट है, तो इसका अपन क्या ढूंढेंगे? कोज ढूंढेंगे। ठीक है, आउटकम क्या है? लंग कैंसर, पर एक्सपोजर क्या है? स्मोकिंग। डिजीज क्या है? लंग कैंसर, बट रिस्क फैक्टर क्या है? स्मोकिंग। इसका मतलब सबसे पहले अपन पॉपुलेशन में, ठीक है, एक एक डिजीज को ले लिया अपन ने, जैसे कैंसर ले लिया, लंग कैंसर को। ठीक है, अब इसमें अपन क्या करेंगे, टाइम के साथ अपन क्या चलेंगे? बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चलने से अपन को क्या होता है, उस चीज़ का एक्सपोजर, ठीक है, एक्सपोज कौन है, मतलब कौन सा उसका कोजेज है, रिस्क फैक्टर क्या है, वो पता चलता है। ठीक है, तो इस बेसिकली अपन को क्या करना है, केस कंट्रोल स्टडी में किसी डिजीज का कोज पता लगाने के लिए, उसका आउटकम या डिजीज के रिस्क फैक्टर का पता लगाने के लिए अपन रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। मतलब इफेक्ट टू कोज, या फिर आउटकम टू एक्सपोजर, या डिजीज टू रिस्क फैक्टर। अब बेसिकली अपन इसको समझते हैं। सबसे पहला आता है कि बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ द डिजीज। यानी क्या होता है कि एक्सपोजर और जो आउटकम है वो अपनी स्टडी जो अपन कर रहे हैं उससे पहले ही हो चुके हैं इस केस कंट्रोल स्टडी में। ठीक है, एक्सपोजर का मतलब है जैसे लंग कैंसर हो चुका है। ठीक है, और आउटकम क्या है, सॉरी, एक्सपोजर क्या है? स्मोकिंग। ठीक है, और वो उसका आउटकम क्या है? कौन सी डिजीज है? मतलब लंग कैंसर। तो एक्सपोजर क्या है कि स्मोकिंग के कारण लंग डिजीज हो रही है। ये दोनों चीजें अपन क्या कर रहे हैं, ये हो चुकी है मतलब। ठीक है, स्टडी के अनुसार, क्योंकि अपन टाइम में क्या जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं। ठीक है, टाइम तो आगे जा रहा है, लेकिन अपनी जो इन्वेस्टिगेशन की जो मतलब प्रक्रिया है वो डायरेक्शन में पीछे चलेगी। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट तो ये आ गया। सेकेंड है द स्टडी प्रोसीड्स बैकवर्ड्स फ्रॉम इफेक्ट टू कोज, कि जो स्टडी है वो प्रोसीड करती है बैकवर्ड टू, ठीक है, बैकवर्ड, फॉरवर्ड टू बैकवर्ड, यानी पहले क्या कोज, इफेक्ट टू कोज, यानी इफेक्ट तो आ चुका है, इफेक्ट क्या है? लंग कैंसर। कोज क्या है उसका? स्मोकिंग। यानी उसका कोज पता लगाने के लिए अपन कहाँ जाते हैं? बैकवर्ड चलते हैं। इट यूजेस ए कंट्रोल और कंपैरिजन ग्रुप टू सपोर्ट और रिफ्यूट इन इन्फ्रेंस। बेसिकली एक होता है केसेस और एक होता है कंट्रोल। ठीक है, तो कंट्रोल क्या होता है? कंपैरिजन के रूप में काम में लिया जाता है केसेस के साथ। ठीक है, इसको अपन अभी आगे एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, उससे पहले ये देखते हैं केसेस कंट्रोल मस्ट बी कंपेरेबल विद रिस्पेक्ट टू को फंडिंग फैक्टर्स। ठीक है, को फंडिंग फैक्टर्स में क्या होता है, केसेस और जो कंट्रोल है वो यानी एक दूसरे के साथ कंपेरेबल होने चाहिए। किस किस रेशियो में? ठीक है, एज में, सेक्स में, ऑक्यूपेशन, ठीक है, सोशल स्टेटस। एग्जांपल थे क्वेश्चन इंक्लूडेड क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्सनल characteristics and intention exposure with may be responsible on the condition। देख इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अपन केस और कंट्रोल के बीच में जो कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, कंपैरिजन मतलब कंपेरेबल होना चाहिए सबसे पहले, किस किस रूम में, एज में, सेक्स में, ठीक है, ऑक्यूपेशन, सोशल स्टेटस में। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंपैरिजन के लिए, उनमें क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? क्वेश्चंस रिलेटेड टू पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि उसका पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक वो क्वेश्चंस होने चाहिए। और एंटीसीडेंट एक्सपोजर का मतलब होता है स्पेसिफिक इवेंट के पहले अकर होने वाले फैक्टर। ठीक है, कोई भी स्पेसिफिक डिजीज है उससे पहले जो फैक्टर्स अकर होंगे, वो जो रेस्पॉन्सिबल होगा उस कंडीशन के लिए, उनके बारे में क्या करनी चाहिए? क्वेश्चनरीज के इंक्लूड होनी चाहिए उन दोनों के कंपैरिजन में। अब अपन इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले पॉपुलेशन लेते हैं। ठीक है, अपन ने मान लो 100 पीपल्स की क्या ली? पॉपुलेशन। ठीक है, अब 100 पीपल्स की पॉपुलेशन ली, जिसमें से 50 अपन ने ले लिए केसेस एंड 50 ले लिए अपन ने कंट्रोल। ठीक है, केसेस वो होते हैं जो डिजीज के साथ होते हैं। ठीक है, मान लो अपन किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ से ऐसे आदमी को उठा लिया, 50 जनों को जिनके कोई स्पेसिफिक डिजीज है। ठीक है, और 50 जनों को ऐसे उठा लिया जिनके क्या है? विदाउट डिजीज है। ठीक है, तो जो पीपल्स है डिजीज के साथ है उनको केसेस बोलते हैं, और जो नहीं है उनको कंट्रोल बोला जाता है। ठीक है, इसको अपन समझने के लिए 50, ठीक है, 50 ये ले लिए और 50 से अपन ने ये ले ली। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे अपन ने कौन से डिजीज वाले पेशेंट लिए? लंग कैंसर वाले डिजीज के पेशेंट लिए। ठीक है, अब क्या होता है, अपन ने स्टडी किया कि उनमें से एक्सपोजर और नॉट एक्सपोजर की
अपन बैकवर्ड चल रहे हैं, पता है ना, टाइम के साथ अपन डायरेक्शन ऑफ इंक्वायरी पीछे चल रहे हैं अपन, ठीक है। ले लिए। अब अपन मान लिया कि लंग कैंसर के ठीक है पेशेंट ले लिए, ठीक है। अब लंग कैंसर के क्वेश्चन में अपन ने देखा कि जिनको ये मतलब केसेस मतलब पीपल जिनके लंग कैंसर है उनमें से एक्सपोज यानी स्मोकिंग के कारण कितने मतलब कितने जनों के लंग कैंसर हुआ है और कितने जनों के स्मोकिंग के कारण लंग कैंसर नहीं हुआ है। अब बेसिकली अपन एक्सपोजर का मतलब है स्मोकिंग के कारण कितने जने हैं जिनके लंग कैंसर हुआ है, उनकी अपन क्या लेंगे, हिस्ट्री लेंगे, ताकि अपन उसका पास्ट जान सकें, ठीक है। डायरेक्शन में अपन पास्ट में तो जा रहे हैं तो हिस्ट्री के थ्रू जानेंगे। तो अपन ने मान लिया कि 40 जने ऐसे हैं जिनको स्मोकिंग के कारण क्या हुआ है, लंग कैंसर हुआ है, और 10 जने ऐसे हैं जिनको अभी बिना मतलब क्या हुआ है, बिना स्मोकिंग के क्या हुआ है, लंग कैंसर हुआ है, ठीक है। बेसिकली केसेस और कंट्रोल में क्या डिफरेंस होता है, ये एग्जैक्टली सेम होते हैं, बस इनमें ये डिफरेंस होता है कि कंट्रोल्स में डिजीज नहीं होती और केसेस में डिजीज होती है, ठीक है। ये इनकी परिभाषा है जो कि बहुत बार पूछी जाती है। आप सेम प्रोसेस अपन कंट्रोल्स के साथ दोहराएंगे, उनको भी पूछेंगे कि कितने वो डिजीज नहीं है उनके पास, लेकिन अपन उनको स्मोकिंग के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो अपन जिसके पास डिजीज नहीं है वो कहेंगे कि हमने 5 जने ऐसे बोलेंगे कि उनके मतलब वो स्मोकिंग करते हैं, और 45 मान लियो आपने बोल दिया कि वो स्मोकिंग नहीं करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा इससे, ठीक है। तो इसके थ्रू अपन ने समझ लिया कि केस कंट्रोल स्टडी में बेसिकली लेना है, सबसे पहले अपन को पॉपुलेशन लेनी है। पॉपुलेशन में ऐसे पीपल्स को छांटना है जिनकी डिजीज है, फिर अब ऐसे छांटना है जिनकी डिजीज नहीं है, फिर कितनों के उस चीज़ का एक्सपोजर हुआ है और कितनों के नहीं हुआ है, वो अपन स्टिल लेके पता लगा लेंगे, ठीक है। तो समय के साथ अपन को क्या देखना है, इंक्वायरी को डायरेक्शन को बैकवर्ड चलाएंगे, ठीक है। तो ये जो तीनों पॉइंट है जो मैंने ऊपर बता रखे हैं वो तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, ठीक है। कि बोथ एक्सपोजर एंड आउटकम हैव अकर्ड बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्टडी, कि स्टडी के अपन अध्ययन करने से पहले ही एक्सपोजर और आउटकम आ चुके हैं या हो चुके होते हैं, ठीक है। और ये जो स्टडी है वो बैकवर्ड चलती है फ्रॉम इफेक्ट टू कोजेज, ठीक है। इफेक्ट क्या है, लंग इफेक्ट टू कोजेज, इफेक्ट क्या है, लंग कैंसर, और कोजेज क्या है, स्मोकिंग, ठीक है। और ये कंट्रोल है जो कंट्रोल्स है वो एक कंपेरिजन ग्रुप के रूप में केसेस के साथ लिया जाता है, ताकि इसको सपोर्ट में क्या इंटरफेरेंस में अपन ले सकें, ठीक है। और बेसिकली अपन ने ये चीज़ देख ली है। और एग्जांपल्स ऑफ केस कंट्रोल स्टडी में अपन क्या करते हैं, और क्या आता है, लंग कैंसर के अलावा एडिनोकार्सिनोमा आता है, और विजयरना, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्शन, ठीक है, ठीक है, थ्रोम्बोएम्बोलिक डिजीज, ठीक है, थैलिडोमाइड ट्रेजिडी, सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है, कॉन्जेटिव हार्ट फेलियर एंड लूपस इरिथ्रोमेटोसिस, ठीक है। ये सारे के सारे जो एग्जांपल्स हैं ये किस में पढ़े जाते हैं, केस कंट्रोल स्टडी में पढ़े जाते हैं। अब अपन बात करते हैं सेम डिट्टो वही चीज़, ठीक है, मैं उसको अलग तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है। फ्रेमवर्क ऑफ केस कंट्रोल स्टडी डिट्टो सेम चीज़ है, ठीक है। अब भाई आपने अपन ने एक चार्ट देखा था जिसमें अपने पॉपुलेशन ली थी, फिर अपने केसेस देखे थे, फिर कंट्रोल्स देखे थे, फिर उनके एक्सपोजर नॉट एक्सपोजर और इनके एक्सपोजर और नॉट एक्सपोजर, ठीक है। इस प्रकार को अपन ने पढ़े थे। अब इसी चीज़ को अपन कैसे पढ़ेंगे, अब इसी चीज़ को अपन पढ़ेंगे कैसे, ठीक है, इस फ्रेमवर्क के अनुसार, ठीक है। चलो देखते हैं कि सबसे पहले अपन 2x2 टेबल लेते हैं, ठीक है। 2x2 का मतलब होता है कि दो चीज़ इधर होती है और दो ही चीज़ इधर होती है, ठीक है। एक चीज़ ले लिया अपन ने केसेस कंट्रोल, और एक ले लिया अपन प्रेजेंट और एब्सेंट, ठीक है, जिसको बोलते हैं अपन एक्सपोजर एंड नॉट एक्सपोज, अपन अभी चार्ट में देखा था, है ना, ठीक है। तो केसेस केसेस मतलब जिनमें डिजीज प्रेजेंट है, अगर अपन देखते हैं जिनमें प्रेजेंट है उसको अपन ए से डिनोट करते हैं, जिनको अपन नहीं है उनको सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसी प्रकार कंट्रोल्स यानी जिनमें डिजीज एब्सेंट है, ठीक है, जिन्हें हाँ डिजीज एब्सेंट है। अब एक्सपोजर का मतलब होता है कि लंग कैंसर जिनमें प्रेजेंट है वो बी, और जिनमें एब्सेंट है वो डी, ठीक है। और टोटल पॉपुलेशन कितनी होगी, ए प्लस सी का मतलब हो गया कितनी केसेस, केसेस की टोटल संख्या, और बी प्लस टी होगी कंट्रोल की टोटल संख्या, ठीक है। अब अपन थोड़ा बहुत परसेंटेज निकाले जाते हैं इसमें, ठीक है। इट इज ए 2x2 टेबल विच प्रोवाइड्स ए यूजफुल फ्रेमवर्क टू डिस्कस द वेरियस एलिमेंट इन विच मेकअप ऑफ ए केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। इसको समझते हैं। For example, we want to test the hypothesis that cigarette smoking causes lung cancer using case control method, ठीक। The investigation begins by assembling a group of lung cases, ठीक है। केसेस मैंने बोला था ना कि अपन लंग कैंसर के केसेस लेते हैं ए प्लस सी, जिनमें केसेस मतलब लंग कैंसर है उनको, अब वो स्मोकिंग के कारण भी हो सकते हैं और नॉन स्मोकिंग के कारण उनका एक्सपोजर हो सकता है, ठीक है। एंड ए ग्रुप ऑफ सुटेबल मेश कंट्रोल, कंट्रोल क्या होता है, जिनमें डिजीज नहीं होती है। अब डिजीज नहीं है लेकिन वो क्या होते हैं, कैंसर मतलब स्मोकिंग करते हैं और नहीं करते हैं, बी प्लस डी टोटल। डेट वी एक्सप्लोर द पास्ट हिस्ट्री, मैंने बोला ना पास्ट हिस्ट्री का मतलब अपन उनको एक्सपोजर देखते हैं, ठीक है, ऑफ द टू ग्रुप्स फॉर द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ स्मोकिंग इन विच इज सस्पेक्टेड टू बी रिलेटेड टू द अकरेंस ऑफ लंग कैंसर, ठीक है। इफ द फ्रीक्वेंसी इज स्मोकिंग, अब अपन ने देखा कि कितने स्मोकिंग कर रहे हैं, स्मोकिंग की फ्रीक्वेंसी ए का मतलब कौन सा है, जिनमें केसेज है और उनमें क्या है, प्रेजेंट भी है, यानी टोटल केसेज में से, टोटल मतलब जो स्मोकिंग करते हैं नहीं करते हैं उन टोटल में से केसेस की फ्रीक्वेंसी जिनमें लंग कैंसर है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ए पॉन ए प्लस सी इज हायर इन केसेस देन कंट्रोल, यानी कंट्रोल की तुलना में स्मोकिंग से लंग कैंसर होने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। क्यों, क्योंकि स्मोकिंग तो प्राइमरी कारण होता है किसका, लंग कैंसर का, ठीक है। यानी बी अपॉन बी प्लस डी, बी अपॉन बी प्लस डी का मतलब क्या हो गया, बी हो गया जिनमें डिजीज एब्सेंट है, ठीक है, लेकिन वो स्मोकिंग करते हैं, और ए अपॉन ए प्लस सी का मतलब हो गया जिनमें डिजीज प्रेजेंट है और किसके कारण, स्मोकिंग के कारण।
तो स्मोकिंग के कारण जो केस होते हैं लंग कैंसर के, वो कंट्रोल की तुलना में बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एन एसोसिएशन इज सेड टू एग्जिस्ट बिटवीन स्मोकिंग एंड लंग कैंसर। तो इससे ये पता चलता है कि लंग कैंसर का प्राइमरी और मेजर जो कारण होता है वो लंग कैंसर स्मोकिंग होता है। Case control studies are most useful in chronic disease problem when the causal pathway may span many decades। अच्छा, यानी केस कंट्रोल स्टडी तब यूजफुल होता है जब क्रोनिक डिजीज हो, क्रोनिक डिजीज प्रॉब्लम हो। वेन द केजुअल पाथवे, जो नॉर्मल पाथवे है ना, वो क्या करता है, डिकेट्स ले लेता है इस स्टडी को पता लगाने में। यानी केजुअल पाथवे है ना, जो डिकेट्स यानी दशकों बिता सकता है, लेकिन केस कंट्रोल स्टडी बहुत ज़्यादा क्रोनिक डिजीज में प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में या उनके कोजेज का पता लगाने में बहुत यूजफुल होता है और कम समय में पता लगा लेता है। अब अपन चलते हैं बेसिक स्टेप्स ऑफ किसकी, केस कंट्रोल स्टडी। केस कंट्रोल स्टडी के कुछ स्टेप्स होते हैं, 4 बेसिक स्टेप्स इन इज इंक्लूडिंग केस कंट्रोल स्टडी, ठीक है। सबसे पहले होता है सिलेक्शन ऑफ केसेज एंड कंट्रोल। दूसरा होता है मैचिंग, मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ केसेज एंड कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले अपन केसेज और कंट्रोल का सिलेक्शन कैसे करेंगे, यानी कैसे उठाएंगे। मैंने बोला था ना अपन हॉस्पिटल से उठाएंगे, लेकिन इसको अपन प्रोफेशनल तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। अब अपन इसको पढ़ते हैं सिलेक्शन, यानी केसेस और कंट्रोल का सिलेक्शन कैसे किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं सिलेक्शन ऑफ केसेस, ठीक है। केसेस के सिलेक्शन में दो चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट पूछी जाती है। एक तो डेफिनेशन ऑफ केसेस, नहीं, डेफिनेशन ऑफ केसेस का मतलब होता है कि अपन किस जनों को, यानी क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए इन केसेज के मतलब छांटने के लिए, ठीक है। और दूसरा आता है सोर्स ऑफ केसेस की, उन केसेस का सोर्स क्या है, ठीक है। सोर्स का तो क्या ही है कि हॉस्पिटल से ले लेंगे अपन, जनरल पॉपुलेशन में लेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल से उन पेशेंट्स को, ठीक है, उनका अपन क्या रिकॉर्ड मांग सकते हैं या फिर उनके बारे में अपन थोड़ा बहुत अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। जनरल पॉपुलेशन में भी अपने आसपास जो पीपल है उनका, तो ये तो अपन केसेस, केसेस कौन से होते हैं, जो डिजीज के साथ पेशेंट होते हैं उनको अपन केसेस बोलते हैं, ठीक है। ये तो उनका इनका सोर्स, ठीक है, क्या है सोर्स। लेकिन डेफिनेशन ऑफ केसेस क्या है कि एक्चुअल में केसेस है क्या। तो केसेस को मतलब छांटने के लिए क्या करते हैं, दो क्राइटेरिया यूज में लेते हैं। एक होता है डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्राइटेरिया और एक होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ठीक है। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया का मतलब होता है कि अपन डायग्नोसिस करेंगे, उनकी जांचें लेंगे, अलग अलग रिपोर्ट्स बनवाएंगे, ठीक है। अगर वो डायग्नोसिस में पाए गए, ठीक है, लंग कैंसर के लिए मान लो अपन ने कुछ बायोप्सी करवाई, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाई, अगर वो उनको क्या करते हैं, मतलब फुलफिल करते हैं, इसका मतलब वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को पूरा करते हैं, इसका मतलब वो एक केसेस के रूप में अपन उसको यूज में ले सकते हैं। और एलिजिबिलिटी मतलब क्राइटेरिया है कि अपन कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेट कर देंगे कि ये चीज़ें केसेस होने के लिए आवश्यक होनी चाहिए, ठीक है। अगर वो एलिजिबिलिटी उस क्राइटेरिया को एलिजिबल है तो वो क्या कर सकते हैं, केसेस के लिए शामिल हो सकते हैं। ऐसे सिलेक्शन किया जाता है केसेस का, और इनका सोर्स क्या होता है, हॉस्पिटल और जनरल पॉपुलेशन। अपन ने पहले देख लिया सिलेक्शन ऑफ केसेस, ठीक है, केसेस का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। अब अपन देखेंगे सिलेक्शन ऑफ कंट्रोल्स। कंट्रोल्स कौन से होते हैं, जिनकी डिजीज नहीं होती, ठीक है। द कंट्रोल मस्ट बी फ्री फ्रॉम द डिजीज अंडर स्टडी, ठीक है। जिस डिजीज की अपन स्टडी कर रहे हैं उस डिजीज से कंट्रोल्स क्या होने चाहिए, फ्री होने चाहिए। दे मस्ट बी ए सिमिलर एज द केस, ठीक है, केस एज के सिमिलर होने से एज पॉसिबल एक्सेप्ट द एब्सेंस ऑफ डिजीज अंडर स्टडी, ठीक है। जिस डिजीज का अपन स्टडी कर रहे हैं उस डिजीज से की एब्सेंस होनी चाहिए। मैंने पहले बताया था नॉर्मल पीपल्स, ठीक है, स्वस्थ जो आदमी है, जैसे लंग कैंसर के लिए अपन ने कंट्रोल्स का उदाहरण लिया था, ठीक है। अब सोर्स ऑफ कंट्रोल्स क्या है कि कंट्रोल्स का अपन सोर्स कैसे लेंगे, ठीक है। हॉस्पिटल कंट्रोल में जो स्वस्थ आदमी घूम रहे हैं, ठीक है, जो रिलेटिव्स आए हैं, ठीक है, उसके पास पास, ठीक है, जो घूम रहे हैं, कर्मचारी है, डॉक्टर्स हैं, उसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। सोर्स में तो ये आएंगे, ठीक है। रिलेटिव आ सकते हैं, नेबरहुड कंट्रोल आ सकता है, जनरल पॉपुलेशन, कहीं पे भी से भी अपन क्या ले सकते हैं, सिलेक्शन कर सकते हैं। या सोर्स एज ए कंट्रोल, कंट्रोल का सोर्स अपन कोई सा भी स्वस्थ आदमी लेना है, बस कहीं से भी ले लो। बेसिकली ये ध्यान रखा जाता है कि जो रिलेटिव्स आते हैं ना, उनमें अगर कोई डिजीज़ है, अगर वो जेनेटिकली मतलब क्या है, रिलेटेड डिजीज़ है, तो उसमें कभी भी रिलेटिव्स के रूप में सिबलिंग्स को नहीं लिया जाता है, ठीक है। क्योंकि वो दोनों में केस और कंट्रोल में दोनों चीज़ें सेम होती है, ठीक है। तो कभी भी जेनेटिकली अगर स्टडीज़ की जाती है किसी डिजीज़ पे, तो उसमें रिलेटिव के रूप में कभी भी सिबलिंग्स यानी सगे भाई बहनों को, जुड़वा भाई बहनों को कभी नहीं लिया जाता है। अब आती है, सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, मतलब सिलेक्शन ऑफ केस एंड कंट्रोल सिलेक्शन कर लिया। अब अपन करेंगे उसकी मैचिंग। सेकंड स्टेप होती है मैचिंग, ठीक है। मैचिंग बेसिकली होती क्या है, ठीक है, क्या क्या टाइप्स की होती है। सबसे पहले तो एक तो ग्रुप मैचिंग एंड मैचिंग इन पेयर्स, ठीक है। ग्रुप मैचिंग क्या होती है, जैसे एज कि मान लो कोई डिजीज, ठीक है, जिस डिजीज में से लंग कैंसर बहुत ज़्यादा है, उसी एज के अपन क्या लेंगे, केस और कंट्रोल, ठीक है। जैसे केस तो हो गया ना, जिस उम्र के ज़्यादा केसेज है वो तो पे केसेज, और जो कंट्रोल लेने हैं अपन को उसी एज में लेने, ठीक है, उसी एज के केसेज लेने, उसी एज के कंट्रोल लेने, ठीक है। तो ग्रुप मैचिंग होनी चाहिए। ऑक्यूपेशन मान लो कि ऑक्यूपेशन का मतलब मान लो कोई है जो है कोई मजदूर है, ठीक है, जो दिहाड़ी पे काम करता है, तो वही मोस्टली क्या करते हैं, स्मोकिंग का 90% केस उन्हीं में आते हैं। तो ठीक है, ठीक है। तो जैसे लंग कैंसर अपन ने लिया, तो जिस प्रकार का कैंसर मतलब केसेज है उसी प्रकार के अपन को ऑक्यूपेशन के हिसाब से क्या लेने चाहिए, कंट्रोल लेनी चाहिए, सोशल क्लास होनी चाहिए, ठीक है। टू इंश्योर कंपेरेटिबिलिटी बिटवीन केस एंड कंट्रोल, ठीक है। यानी मैचिंग क्यों होनी चाहिए, ताकि अपन इंश्योर कर सकें कंपेरेटिव, ठीक है, कि दोनों में तुलना है ना वो पूरी तरीके से एकदम सही हो, ठीक है। सबसे पहले अपन सिलेक्शन करेंगे, फिर मैचिंग। मैचिंग किस प्रकार हो सकती है, एज के अनुसार भी हो सकती है, ऑक्यूपेशन के अनुसार भी हो सकती है, और सोशल क्लासेस की में, और मैचिंग इन पेयर्स भी होती है।
बेसिकली मैचिंग इन पेयर्स क्या का मतलब होता है कि एक अपन ने लिया गैस तो उसका एक पेयर, ठीक है, एक कंट्रोल, ठीक है, एक में से एक अपन ने लिया कौन सा मतलब एक केस लिया तो उसका एक कंट्रोल, ठीक है, हर एक केसेस के लिए उसी का क्या लेंगे, उसी जैसा अपन कंट्रोल लेंगे, ठीक है, इसमें ऑक्यूपेशन नहीं देखेंगे, ठीक है, इसको बोलेंगे अपन पेयर्स के रूप में क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। जबकि जो अपन ऊपर ग्रुप में मैचिंग करते थे वो ऑक्यूपेशन के हिसाब से कर सकते हैं, ठीक है, एज के हिसाब से करते हैं, सोशल क्लासेस यानी अलग अलग ग्रुप के हिसाब से अपन क्या करेंगे, मैचिंग करेंगे। जबकि नीचे वाला जो मैचिंग इन पेयर्स है वो अपन पेयर्स मतलब दो दो के जोड़े में अपन क्या करेंगे, मैचिंग। अब सबसे पहले अपन ने क्या कर दिया, कंट्रोल और कैश और कंट्रोल का क्या कर दिया, सिलेक्शन कर दिया, ठीक है, उनका सोर्स का पता लगा लिया। फिर अपन ने क्या है, मैचिंग की, ठीक है, ग्रुप मैचिंग की, इस मैचिंग को इन और पेयर मैचिंग की, ठीक है, यानी कैश और कंट्रोल की मैचिंग कर दी। अब अपन क्या करेंगे, एक्सपोजर का मेजरमेंट करेंगे कि एक्सपोजर कितना हुआ है, कैसे हुआ है और किस चीज़ से हुआ है, ठीक है। ऑब्टेन्ड बाय इंटरव्यूज, क्वारंटाइन, ठीक है, ये इंटरव्यूज यानी बार बार अपन एक एक जनों को पर्सनली पूछ के भी ये ऑब्टेन किया जाता है कि एक्सपोजर मतलब स्मोकिंग आपने कब किया है, कितनी बार करते हो, फ्रिक्वेंसी क्या है, ठीक है, ठीक है, ऑब्टेन्ड बाय इंटरव्यूज, क्वारंटाइन बाय स्टडिंग पास्ट रिकॉर्ड, ठीक है, पुराने रिकॉर्ड उनको, ठीक है, स्टडी करके, ठीक है, हॉस्पिटल रिकॉर्ड, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड, ये सारे के सारे जो है, ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू अपन समझ सकते हैं कि ये एक्सपोजर का मेजरमेंट है। ये अपन कैसे ऑब्टेन करेंगे, इंटरव्यूज के थ्रू, क्वारंटाइन जो मतलब बंदे रहते हैं उनको पूछ के, ठीक है, स्टडी उनके पास्ट रिकॉर्ड्स को पूछ के, हॉस्पिटल रिकॉर्ड को पूछ के और एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड्स को पूछ के अपन क्या करते हैं, इनको ऑब्टेन करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ एक्सपोजर में सबसे पहले अपन को ये जानना पड़ेगा कि एक्सपोजर है क्या, ठीक है। डेफिनेशन क्राइटेरिया आर जस्ट इंपॉर्टेंट एज डेफिनेशंस ऑफ केसेस एंड कंट्रोल, कि क्राइटेरिया नहीं, बेसिकली है क्या, ये मतलब ये कहना चाहता है कि एक्सपोजर की डेफिनेशन और क्राइटेरिया उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने डेफिनेशंस ऑफ केस एंड कंट्रोल की डेफिनेशन होती है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपोजर शुड बी ऑब्टेन फ्रॉम केस एंड कंट्रोल, ये इंपॉर्टेंट है। अपन ने एक्सपोजर तो लिया था, मैंने पहले बोला था कि इंटरव्यूज के थ्रू, क्वारंटाइन के थ्रू और पास्ट रिकॉर्ड्स के थ्रू अपन क्या लेते हैं, एक्सपोजर का लेते हैं। लेकिन ये बेसिकली लिया कैसे, स्मोकिंग जैसे कौन करता है कौन नहीं करता, तो ये बेसिकली अपन किसके ऊपर करते हैं, केस एंड कंट्रोल के ऊपर ही तो पूछते हैं, ऑब्टेन फ्रॉम, ठीक है, यानी केस और कंट्रोल के लिए ही अपन क्या करेंगे, एक्सपोजर्स पूछेंगे, ठीक है, कि जैसे अगर लंग कैंसर के लिए अपन केसेस और कंट्रोल लिए हैं अपन ने, तो उसी के लिए अपन स्मोकिंग के बारे में ही पूछेंगे, बाकी चीज़ के बारे में नहीं पूछेंगे, यानी और डिजीज़ के बारे में नहीं पूछेंगे। ओके, अब सबसे आखिरी जो आता है वो आता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है ये है कौन सा, चौथा। अब बेसिकली अपन ने क्या कर लिया, सिलेक्शन भी कर लिया है, ठीक है, अपन ने मैचिंग कर ली है, अपन उनके एक्सपोजर तक पहुंच चुके हैं, ठीक है। अब उनका अपन को करना है एनालिसिस, क्यों, क्या फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, एक्सपोजर रेट्स अमंग केसेज इन कंट्रोल टू सस्पेक्टेड फैक्टर्स। अपन को दो चीज़ एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में पढ़नी होती है, एक तो एक्सपोजर रेट्स, ठीक है, और एक होता है एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क, ठीक है, डिजीज रिस्क और एक्सपोजर रेट्स, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में, ठीक है। कि एक्सपोजर रेट्स यानी क्या फाइंड आउट करने के लिए अपन एनालिसिस करेंगे, एक तो एक्सपोजर रेट की कितनी एक्सपोजर रेट है उस डिजीज़ की, ठीक है, कि मतलब जैसे स्मोकिंग के कारण कितने प्रतिशत है ना लंग कैंसर हो रहा है, किसमें केसेज में या कंट्रोल्स में, उनके अपन क्या करेंगे वो अभी आगे देखेंगे, ठीक है। और एस्टिमेशन ऑफ डिजीज रिस्क की डिजीज का रिस्क कितना है, ठीक है, एसोसिएट विद एक्सपोजर, एक्सपोजर इसको बोलते हैं ओड्स रेशियो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अपन डिटेल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अपन फिर एक 2x2 की टेबल बनाएंगे, जो मैंने पहले भी बनाई वो सेम चीज़ है, ठीक है, कि एक्सपोजर अगर प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे ए, क्योंकि डिजीज प्रेजेंट है, यानी सबसे पहले देखो ये देखो कि डिजीज प्रेजेंट है और डिजीज एब्सेंट है, ठीक है, तो ये वो डिजीज प्रेजेंट है इसका मतलब ये हो गया केसेस, डिजीज एब्सेंट इसका मतलब ये हो गया कंट्रोल, ठीक है, ये हो गया केसेस, ये हो गया कंट्रोल, ठीक है, इनमें एक्सपोजर हुआ है, इनमें एक्सपोजर नहीं हुआ है, ठीक है, तो एक्सपोजर हुआ है और क्या है, डिजीज है प्रेजेंट, यानी ऐसे केसेस जिनमें एक्सपोजर हुआ है उसको अपन ए से डिनोट करेंगे, ऐसे केसेस जिनमें एक्सपोजर नहीं हुआ है उनको बोलेंगे सी, और टोटल केसेज कितने हैं उनको क्या बोलेंगे ए प्लस सी, ठीक है, क्या टोटल केसेज, ठीक है। इसी प्रकार एक्सपोजर, ठीक है, डिजीज एब्सेंट है लेकिन फिर भी उन्हीं में वही एक्सपोजर हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने बोला था कि स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, डिजीज एब्सेंट है, स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, ये बी वाले, ठीक है, और ये हो गया डी, कि जो एक्सपोजर भी नहीं है और ये स्मोकिंग भी नहीं करते, तो ये सारे के सारे कौन से हो गए, कंट्रोल, और ये सारे के सारे कौन से हो गए, केसेज। तो ए प्लस सी क्या क्या हो गए, टोटल केसेज, एंड बी प्लस डी आर टोटल कंट्रोल्स, ठीक है, तो टोटल एक्सपोज, अच्छा टोटल, अच्छा समझ गए कि ये तो कौन से हो गए टोटल केसेस, ये हो गए टोटल कंट्रोल, लेकिन अब ये हो गए ए प्लस बी टोटल एक्सपोज, कि जो स्मोकिंग करते हैं, और टोटल नॉन एक्सपोज जो टोटल आदमी नहीं करते हैं, और टोटल पार्टिसिपेंट्स कितने हो गए, जितने अपन ने केस पर कंट्रोल टोटल लिए हैं, ठीक है, ये एक छोटी सी टेबल हो गई। अब इसी के आधार पर अपन एक्सपोजर रेट्स और ओड्स रेशियो पढ़ेंगे। तो अब मैंने पहले बोला था एक्सपोजर रेट्स कौन सी होती है, कि केसेज की एक्सपोजर रेट क्या है, कि कितने प्रतिशत केसेज है जो एक्सपोजर हुए हैं, ठीक है, क्या रेट है एक्सपोज होने की, यानी स्मोकिंग के कारण कितने प्रतिशत केसेज, केसेज का मतलब क्या हो गया, जिनमें डिजीज लंग कैंसर एक मतलब प्रेजेंट है, तो ए अपॉन ए प्लस सी, ए क्या थे, एक्सपोजर हुआ था, और ए प्लस सी क्या है, ए प्लस सी टोटल केसेज की संख्या, और कंट्रोल्स में बी अपॉन बी प्लस टी, बी क्या था, जिन्होंने स्मोकिंग की थी लेकिन अभी उनमें डिजीज एब्सेंट है, अपॉन टोटल कंट्रोल्स, तो
स्मोकिंग एक्सपोजर्स अपॉन टोटल केसेस और एक्सपोजर अपॉन टोटल कंट्रोल्स, ये उनकी क्या आ जाती है एक्सपोजर रेट की, एक्सपोज कितना हुआ है उनके रेट क्या है। बेसिकली बहुत सिंपल चीज़ है, ठीक है। अपन ये तो निकालते हैं, रेट निकालने के लिए क्या करते हैं, जिसकी रेट निकालनी होती है अपन टोटल। इसी प्रकार एस्टिमेशन ऑफ रिस्क, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, कैन नॉट प्रोवाइड विद इंसिडेंस सो रिलेटिव रिस्क कैन नॉट बी कैलकुलेटेड, सो एन एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क दैट इज नोन एज ऑड्स रेशियो और क्रॉस रेशियो इज कैलकुलेटेड। बेसिकली है क्या, अब बेसिकली ये लाइन क्या करना चाहती है कि इन सभी जो केसेस है उनमें इंसिडेंस नहीं होते। इंसिडेंस क्या होते हैं, जो नए केसेस हैं, ठीक है, और प्रिविलेंस क्या होते हैं, नए केसेस प्लस ओल्ड केसेस। अब नए केसेस तो है नहीं, क्योंकि अपन क्या जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं, ठीक है, जो अपने पास केस है उसी में अपन क्या जा रहे हैं, पास्ट में जा रहे हैं। तो इंसिडेंट नहीं है, इसके लिए अपन है ना इनके रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते, इसलिए अपन इसका क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो निकाला जाता है, ठीक है। यानी क्या होता है कि रिलेटिव रिस्क इनका नहीं निकाल सकते, क्योंकि रिलेटिव रिस्क का फॉर्मूला होता है कि इंसिडेंस अपॉन अमंग केसेस, ठीक है, एक्सपोजर केसेस अपॉन इंसिडेंस अपॉन, ठीक है, इंसिडेंस ऑफ मतलब नॉन एक्सपोजर केसेस। यानी क्या कहना चाहता है ये, यानी बेसिकली क्या होता है इंसिडेंस अपॉन एक्सपोजर केसेस अपॉन इंसिडेंस अपॉन नॉन एक्सपोजर केसेस, ठीक है। अब इंसिडेंस अपने पास है ही नहीं, इंसिडेंस नहीं है तो अपन क्या रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते, इसलिए अपन क्या निकालते हैं, ओड्स रेशियो निकाला जाता है, या इनको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो इज कैलकुलेटेड लेस एक्यूरेट देन रिलेटिव रेशियो बट एट एज इट इज एन एस्टिमेटिक। यानी यहाँ एक्यूरेट कम होता है कौन सा, ओड्स रेशियो, लेकिन ये अपन मतलब केस स्टडी कंट्रोल में अपन रिलेटिव रिस्क नहीं निकाल सकते, इसलिए इनका ओड्स रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो निकाला जाता है। तो अब अपन बात करते हैं ओड्स रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो। इसको क्रॉस प्रोडक्ट क्यों बोला जाता है, क्योंकि ए क्रॉस डी अपॉन बी क्रॉस सी, ये इसका क्या फॉर्मूला। अब बेसिकली अपन ये वो चार्ट पढ़ा या ऊपर वाली टेबल पढ़ी, ठीक है, उनमें से ए और सी क्या है, ठीक है, ए और सी अपन ने देख लिया था, ए कौन सा थे, ठीक है, एक्सपोजर किसके साथ, केसेस के एक्सपोजर, और सी क्या था, केसेस के, ठीक है, सॉरी केसेस के मतलब जिसके एक्सपोजर नहीं हुआ है, ठीक है, और बी क्या है, केस कंट्रोल्स के एक्सपोजर, और डी क्या है, कंट्रोल्स के नॉट एक्सपोजर, ठीक है, और ये हो गया टोटल केसेस, ये हो गया टोटल कंट्रोल, और ये हो गया टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो क्रॉस का मतलब क्या होता है, ए इंटू डी अपॉन बी क्रॉस सी, ठीक है, बी क्रॉस सी यानी क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है, यानी एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, क्रॉस हो रहे हैं, ठीक है, इसलिए ये इसमें दिखाया जाता है। अब इसको क्या करना है, इंटरप्रिटेंट करेंगे, ठीक है। इंटरप्रिटेंट क्या होता है, इंटरप्रिटेशन यानी रिजल्ट क्या निकला कि एक्सपोज शोड रिस्क ऑफ हैविंग, मान लो एग्जांपल के रूप में 2 टाइम्स, ठीक है, कि देन दैट नॉट एक्सपोज, यानी क्या क्या देखा आपने कि जो केसेस एक्सपोजर के कारण आए, ठीक है, जो मान लो अपन एक्सपोजर क्या था आपने, स्मोकिंग था, ठीक है, तो जो लंग केसेस के लंग जो कैंसर है उसके जो रिजल्ट्स आए, ठीक है, जो एक्सपोज के कारण आए वो मान लो 2 गुना थे, किसके कारण, नॉन एक्सपोजर के कारण, ठीक है, यानी जो स्मोकिंग करते थे उनके केसेस क्या आए, 2 गुना आए, 3 गुना आए या 4 गुना आए, कितने भी आए, किसके कारण, नॉन एक्सपोजर के कारण। वो इनका रेशियो आता है, ठीक है, वो रेशियो क्या कहलाता है, ऑड्स रेशियो या क्रॉस प्रोडक्ट रेशियो, ठीक है। इंडिकेटर्स ऑफ इंक्रीज रिस्क ऑफ डिजीज इन प्रीडिस्पोज पॉपुलेशन, इसका मतलब क्या है, तो ये बेसिकली बताता है कि रिस्क कितना है डिजीज का प्रीडिस्पोजन है उस सस्पेक्टेबल पॉपुलेशन में, ठीक है, यानी डिजीज का रिस्क कितना इंक्रीज है, कितना रिस्क है, कि जैसे स्मोकिंग के कारण कितना रिस्क है लंग कैंसर होने का, तो वो 3 गुना है किसके, बिना स्मोकिंग किए हुए, ठीक है, यानी बिना स्मोकिंग करने वाली पॉपुलेशन की तुलना में स्मोकिंग करने वाली पॉपुलेशन में उसी डिजीज लंग कैंसर होने की क्या संभावना क्या है, 3 गुना है, 4 गुना है, जितना भी रिजल्ट आता है, ठीक है। इट इज एन एस्टिमेट ऑफ रिलेटिव रिस्क नॉट द कैलकुलेशन, ठीक है। अब बेसिकली क्या आपने क्या देखा था, ओड्स रेशियो जो है वो एग्जैक्ट क्या वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो रिलेटिव रिस्क में आती है, तो ये बेसिकली एक एस्टिमेट है सिर्फ, ठीक है, और रिलेटिव रिस्क का एस्टिमेशन है, सिर्फ उसका एक लगभग मान आता है, ठीक है, एग्जैक्ट जो कैलकुलेशन है वो तो रिलेटिव रिस्क में आती है, जिसको अपन कोहोर्ट स्टडी में देखेंगे, ठीक, कोहोर्ट स्टडी है जो इसके लिए जस्ट इससे आगे वाला चैप्टर है उसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है, कोहोर्ट स्टडी में पढ़ेंगे, इसमें नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है, सिमिलर टू रिलेटिव रिस्क है, ये तो क्या होता है कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव रिस्क सिमिलर टू, तो ये क्या सिमिलियर होता है रिलेटिव रिस्क है, लेकिन रिलेटिव रिस्क के जैसा नहीं होता, एस्टिमेट मान होता है। अब इसके 3 मान हो सकते हैं, ठीक है, इसका मान जो और रेशियो है उसका मान पॉजिटिव भी आ सकता है, 1 के बराबर आ सकता है, और 1 से कम भी आ सकता है। अब बेसिकली अपन क्यू ओ आर का मतलब 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या समझते हैं, ठीक है, अपन यहाँ 1 से ज़्यादा 3 समझा था कि स्मोकिंग करने वाले जो पेशेंट्स हैं उनमें या जो पीपल है उनमें 3 गुना ज़्यादा चांस रहते हैं लंग कैंसर होने के बिना नॉन एक्सपोज, ठीक है, बिना नॉन एक्सपोजर या बिना स्मोकिंग करने वाले लोगों की तुलना में। इसका मतलब क्या है, सो मेनी टाइम्स ओड्स दैट केसेस वर एक्सपोज टू अ रिस्क फैक्टर इज मोर टू द एड ओड्स दैट द कंट्रोल वर एक्सपोज, यानी कि मतलब ज़्यादा चांस होने की संभावना है एक्सपोज होने वाले केसेस की तुलना की केसेस में बजाय किसके, नॉन एक्सपोजर होने वाले केसेस की तुलना में। एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं अपन ओसीपीज एंड थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है, कि जो जो मतलब पेशेंट या जो पीपल ओसीपी ज़्यादा लेते हैं उनमें ज़्यादा थ्रोम्बोएम्बोलिज्म होने की संभावना है, ठीक है, तो उनकी जो ओड्स रेशियो है वो क्या आएगा, 1 से ज़्यादा आएगा, ठीक है। अब अपन देखते हैं 1 के बराबर, 1 के बराबर क्या होता है कि मतलब अब बेसिकली इसी को समझते हैं अपन, एक हो गया
इसको बाद में समझेंगे। इसको समझते हैं पहले कि अगर ओआर का मान 1 से कम हो, ठीक है, ओड्स रेशियो का मान 1 से कम हो, इसका मतलब क्या हो गया, जाहिर सी बात है कि अगर क्या हो रहा है कि एक्सपोजर क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, और जो आउटकम है वो हो रहा है कम, ठीक है। एक्सपोजर का मतलब क्या हो गया कि अपन जैसे अपन क्या कर रहे हैं, फिजिकल एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो कोरोनरी जो हार्ट डिजीज है वो क्या हो गई, कम, ठीक है। तो फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहे हैं और कोरोनरी हार्ट डिजीज के चांसेस क्या हो गए, कम, तो उसका ओड्स रेशियो क्या आ गया, कम। यानी एक्सपोज जो है, एक्सपोज क्या आ रहा है, कम आ रहा है, किसकी तुलना में, केसेज की तुलना में, ठीक है। यानी एक्सपोजर अपन बढ़ाएंगे तो आउटकम क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है, तो ये नेगेटिव आएगा कुल मिला के। लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है जिनमें एक्सपोजर और आउटकम सेम हो जाते हैं, यानी जैसे स्मोकिंग की या ना की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता उस डिजीज पे। एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ, ठीक है, जैसे स्मोकिंग इन HIV इन एड्स, कि HIV और एड्स में स्मोकिंग का कोई फर्क नहीं पड़ता, कि अगर पेशेंट स्मोकिंग करे या ना करे, उससे उस HIV एड्स के पेशेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें ओड्स रेशियो क्या आता है, 1 आता है, तो कोई एसोसिएशन नहीं होता इसमें, ठीक है। यानी उसका कोई फर्क नहीं पड़ता एक्सपोजर का, किसके, एक्सपोजर का फर्क नहीं पड़ता आउटकम पे, ठीक है। तो उस केसेस में भी क्या, यानी जो एक्सपोजर मतलब जो स्मोकिंग करते हैं उनका भी और जो नहीं करते हैं उनका, यानी एक्सपोजर का कोई फर्क नहीं पड़ा आउटकम पे, ठीक है, HIV के केसेस में वो सब के लिए सेम आता है। इसी के साथ आज का अपना टाइम पूरा केस कंट्रोल स्टडी अपन ने पढ़ी ली। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे कोहॉर्ट स्टडी। थैंक यू गाइस, कीप सपोर्टिंग एंड लाइक।